वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं डे 2 रोटेशनल मोशन ऑफ आवर सीरीज फीनिक्स 1.0। बेसिकली हम इस सीरीज में कर क्या रहे हैं, हम इस सीरीज में पूरे सिलेबस को तोड़ मरोड़ के वापस से फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। एंड अगेन बहुत रश नहीं कर रहे, आराम से 20-25 डेज के अंदर हमारा पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज कॉन्स्टेंटली कीप अ टैब कि भाई आज इतना पढ़ाया गया है, आज तुम जाके इतना पढ़ के खत्म कर दोगे। जैसे फर्स्ट डे पे हमने डे 1 पे सर्कुलर मोशन किया था, अब जितने बच्चों का सर्कुलर मोशन हो गया, लवली, व्हाट बेटर देन दैट। बट अगर नहीं हुआ है तो भाई जाओ और सर्कुलर मोशन पढ़ के आओ, ठीक है। एनी हाउ, अब मैं ये भी कुछ चीजें बोलने वाला था कि डे 1 अपना सर्कुलर मोशन हो गया, आज हमारा रोटेशनल मोशन हो जाएगा। कल हम बैठेंगे और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके खत्म कर देंगे। 3 दिन लगने वाले सिर्फ इस चैप्टर को, ठीक है। बाकी चैप्टर्स के लिए इनफैक्ट सारे ही सिलेबस का मैं एक फ्लो बता देता हूँ। जो पहला सेट है, जो पहले 3 चैप्टर है, वो हो गया हमारा रोटेशनल डायनामिक्स, फ्लूइड्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। दीज आर ऑल हाई वेटेड चैप्टर्स। उसके बाद मैं उस सेक्शन पे जाऊंगा जो चैप्टर्स बहुत इजी है, डुअल नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर्स, वेरी वेरी इजी स्टूपिड इजी चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद हम उन चैप्टर्स पे जाएंगे जिसमें थोड़ा डेरिवेशन का कॉन्टेक्स्ट है, जैसे आपका ऑसिलेशन हो गया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया। एंड लास्ट में हम जाएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तरफ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को मैंने लास्ट में रखा है। एंड उसमें स्टार्टिंग में हम करेंगे करंट, करंट फॉलोड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, एसी, मैग्नेटिक मटेरियल्स, एंड लास्ट आएगा द वेरी लास्ट चैप्टर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लास्ट में रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो मैं उसमें सजेस्ट करूंगा कि अगर आप उस सेक्शन में हो कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आज तक एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया या देखा नहीं है, बुक अनजान हो अगर चैप्टर से, तो आई सजेस्ट एवरीवन कि भाई पूरा मत पढ़ो ना, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के लो। एक ज्ञान वाला वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं फालतू मतलब पैसेज बताऊंगा, गाइड करूंगा कि किस प्रकार से कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। एज ऑफ नाउ फिलहाल वी हैव 1 मंथ टू गो एंड विद इन दिस 1 मंथ पूरा रिविजन हो सकता है। और अगर सिंसियरली करो तो भाई चैप्टर पढ़ भी सकते हो यार, ठीक है। हो सकता है 1 महीने में फिजिक्स कंप्लीट। जितना पढ़ा रहा उतना डेली डेली करते जाओ, आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स में। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम आराम से कवर होता है, हर साल में करवाता हूँ, इस साल भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज जस्ट वन थिंग कि भाई तुम रोज का काम रोज करो। जिस दिन तुमने चालू कर देना रोज का काम रोज, भाई उस दिन से प्रॉब्लम खत्म, खत्म भाई खत्म, ठीक है। चालू करें अपन फिनिक्स 1.0 जहां पे हम आज करने वाले हैं रोटेशनल मोशन। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, लाल वाली लाइन कैसा है, हाँ, हटा देंगे अपन, कुछ तो कलेश हुआ रहेगा उसके साथ। देखो भाई शुरू करते हैं। अब पहले तो मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ। इस चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं तुमको। इसी के दौरान मैं तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन भी बता दूंगा, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन फॉलोड बाय हम करेंगे 3 डेरिवेशन। काइनेटिक एनर्जी एक, एक होगा तुम्हारा टॉर्क और एक होगा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये 3 डेरिवेशन के तुरंत बाद हम पहुंचेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। एक बार कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, हम जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। एक बार ये समाप्त हो जाए तब हम फाइनली जाएंगे ऑन टू रोलिंग मोशन। तो चैप्टर में टोटल कुल मिला के 6 टॉपिक है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का जो लेंथ होगा दैट विल बी 1 hour 15 minutes। माई सजेशन भाई प्लीज जबड़ा बैठा के रखो, हिलना नहीं जगह से, ठीक है, हिलना नहीं जगह से। बात समझ आए। अगर आपको बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है लेक्चर तो आप इसको 0.75x पे देख सकते हो। अगर बहुत ज्यादा स्लो लग रहा है तो 1.25 या 1.5x पे देखो, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। बट पूरे चैप्टर का एक नोट्स बना होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। आर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समहाउ ना मैं बोलता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपके इनर्शिया जैसा ही टॉपिक है, बस ये भी इनर्शिया जैसा ही काम करता है। बस यही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में, बस दैट इज इट, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एक बॉडी है, लेट मी ड्रॉ अ बॉडी, रैंडम शेप का बॉडी।
इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस। ये जो लाइन बना दिया बच्चे मैंने एक्सिस के अक्रॉस, ये रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जब ये भाई रोटेट करेगा ना तो इसके अक्रॉस एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा। मुझे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहचानना है। मैंने ना बहुत सारे मासेस यहाँ पे लिख रखे, m1 m2 m3, और इन सारे मासेस के ना परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और इन सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपने नाम भी दे देंगे। इसको R2 दे दिया, इसे R1 दे दिया, इसे R3 दे दिया, ऐसे nth पार्टिकल n पार्टिकल्स लेंगे और इसे नाम दे देंगे Rn। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता है कि आप एक काम करो, हर मास को लो और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से ऐड मल्टीप्लाई कर दो। हर मास को लो और उसके स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, और ये सारे मासेस के इन प्रोडक्ट्स को एंड में ऐड कर देना। क्या कर देना बच्चे? आप इसे एंड में ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर व्हेन आई इज इक्वल टू 1 to n। ये आ गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ गए? दिस इज योर बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर कोई बोलता है यूनिट बताओ, तो यूनिट के केस में भाई मास का यूनिट होता है किलोग्राम, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर कोई डायमेंशन पूछता है इट्स m⁻⁴, l⁻², t⁻0। बेसिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम क्या है? इट इज सपोज्ड टू बैलेंस आउट योर रोटेशंस। मतलब कैसे? देखो ध्यान से, अगर आपने कभी भी बैले देखा है या फिर कथक देखा है, कोई भी डांस फॉर्म अगर देखोगे ना, तो रियलाइज कि हर मोशन शुरू ऐसा होता है, ठीक है? जब वो स्पिन लेते हैं, चक्कर काटते देखा है तुमने? बैले में भी ऐसा गोल गोल घूमते हैं ना, ठीक है? वो देखो एक ऐसा लोग होते हैं, टांग उठा देते, फट 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 घूमते रहते हैं। आइस स्केटिंग में भी देखा होगा तुमने, राइट? तो उन केसेस में सब व्हाट यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व इज कि भाई स्टार्ट करते समय ना उनके हाथ ऐसे ना छोटे नजदीक होते हैं उनके बॉडी से, ठीक है? दे बेसिकली हियर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर गोइंग टू रोटेट। सो व्हेन दे रोटेट, ये उसके सेंट्रल एक्सिस है, उनके सेंट्रल एक्सिस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कम होता है, जिसके कारण जो रेडियस ऑफ गायरे जो आर है ना, आर वो कम हो गया। जब आर कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया ना तो रेजिस्टेंस कम हो गया और वो फास्ट घूम सकते हैं। अब व्हाट हैपेंस अदरवाइज, जैसे ही उनको रोकना होता है वो अपने हाथ खोल देते हैं ऐसे। जब उनका पूरा हाथ ऐसा खुल जाता है तो यहां से लेकर बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ह्यूज, और इस ह्यूज डिस्टेंस के वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो भी बढ़ जाता है। हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हायर रेजिस्टेंस एंड रोटेशन स्टॉप्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं कहीं कुछ इस प्रकार काम आता है। इनफैक्ट यू विल सी कि रोटेशनल मोशन की बहुत सारी चीजें एनालॉगस है लीनियर मोशन की बहुत सारी चीजों के साथ, ठीक है? अब ये बेसिक हो गया अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इसे जनरल टर्म्स में लिखना चाहूं तो लोग लिखते हैं आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। भाई ये के क्या चीज है? जरा इस के को समझो। ये के होता है मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज के बच्चे? इट इज सिंपली योर रेडियस ऑफ गायरेशन। इस चीज का जो यूनिट होता है ना बालक, दैट इज सिंपल डिस्टेंस है यार, ये मीटर है। क्या है ये बच्चे? मीटर है। अपन बात करेंगे इसके बारे में, चिंता मत करो, ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अपना अगला वाला क्वेश्चन जो होता है दैट इज टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। व्हाट इज इट बच्चे? इट इज टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ये है हमारा अगला वाला क्वेश्चन। यस, ठीक है? इसके लिए भी हम एक रैंडम सा शेप का बॉडी ले लेंगे, उसको एक एक्सिस चढ़ा देंगे जिसके अक्रॉस वो रोटेट होने वाला है विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब देखो इस क्वेश्चन का नाम ब्लूप्रिंट देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन का अपन क्या देखते हैं बच्चे? पहले ब्लूप्रिंट देखेंगे इस डेरिवेशन का, उसके बाद डेरिवेशन लिखना शुरू कर देंगे। एक डेरिवेशन मैं सिखाऊंगा, उस बेसिस पे आप सब लिख लोगे। देखो काइनेटिक एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, बरोबर बात। अब v क्या है? आर ओमेगा। v क्या है बच्चे? आर ओमेगा, बात बरोबर। तो लेट जस्ट लिस्ट आउट ऑल द वेरिएबल्स मेंशन्ड हियर। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आपको m दिखेगा, v दिखेगा, r दिखेगा, ओमेगा दिखेगा, बरोबर। तो आंसर लिखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्ट ऑब्जेक्ट्स को, पार्टिकल्स को नाम देने, m1
M2 भाई, M3, M4, M5 बच्चे, ये आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ड्रॉ कर लिए, आपने R1, R2, R3, R4, R5 ये भी ड्रॉ कर लिया, ध्यान से देखना, ये सब आपको ड्रॉ करना है। आपका डायग्राम ही ऐसा होना चाहिए कि भाई सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सब कुछ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला वेरिएबल है m, तो मैं खत्म करता हूं m को। सबसे पहले लिखेंगे हम कंसिडर अ, दिस इज हाउ यू राइट अ डेरिवेशन, rigid body rotating along an axis with constant angular velocity ओमेगा। सबसे पहले तो भाई ये लिख लिया हमने, ओमेगा को हटा दिया पिक्चर में से। पॉइंट 1, m को हटाना है। लेट m1, m2, m3, m4, mn be the masses of particles respectively। सिम बड़े प्यार से हटा दिया, ठीक है। अब अपन ना इस r को हटाएंगे। लेट r1, r2, r3, rn be their perpendicular distances from axis of rotation respectively। ठीक है, आपने r को भी लिख लिया। अब आपकी बारी है v को लिखने की। लेट v1, v2, vn be their linear velocities, be their linear velocities respectively। भाई आपने सारे वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब जब सारे वेरिएबल्स एक्सप्लेन हो चुके हैं, अब डेरिवेशन शुरू करो। ध्यान से देखना, सारे के सारे डेरिवेशन अब बहुत आराम से लिख पाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो हम लिखेंगे वी नो दैट v is equal to r ओमेगा, ठीक है। तो अब लिखो फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, ये लिखने का तरीका है। आपका v1 क्या हो जाएगा बच्चे, आपका v1 बन जाएगा r1 ओमेगा, करेक्ट। सेकेंड पार्टिकल के लिए आपका v2 बन जाएगा r2 ओमेगा। थर्ड पार्टिकल के लिए आपका v3 बन जाएगा r3 ओमेगा। और ऐसे ही अगर मैंने n पार्टिकल्स लिए तो आपका vn बन जाएगा rn ओमेगा। पहला तो हमको ये स्टेप 1 समझा गया v। एक बार हमें v समझ गया ना, उसके बाद हम लिखेंगे वी ऑल्सो नो दैट। ये ब्लूप्रिंट दिया ही इसलिए था मैंने, ताकि डेरिवेशन इजी हो जाए। हाफ mv स्क्वायर, अब मैं m, ठीक है, v की जगह लिख दूंगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज गोइंग टू बी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल के लिए हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल के लिए हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से इस कहानी चलती जाएगी और आपको लिखना पड़ेगा nth पार्टिकल हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप n पार्टिकल्स के लिए लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 लिखो, डॉट 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 nth लिख दो, ठीक है। अब लास्ट स्टेप अपन लिखेंगे और खत्म करेंगे। टोटल एनर्जी, भाई सारे एडिशन कर दीजिए, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 En। इसमें मेरा ओमेगा स्क्वायर एडिशन करके देखो, सारे ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गए, बरोबर। ये 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। और ढंग से अगर देखते हो ना बच्चे, तो तुम्हें कुछ समझ तो आ रहा होगा कि भाई जो मैंने ऐड किया है चीज़ों को, ये सारी चीज़ें में ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आ गया बाजू में, ये सब क्या मैं समेशन करवा रहा हूँ एम आई आर आई स्क्वायर का, जहाँ पे आई 1 से n के बीच में रेंज करती है। और अगर ऐसा होगा तो इट इज हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपका पहला डेरिवेशन समाप्त, पहला डेरिवेशन समाप्त, ठीक है। अब इसमें ना एक केस है छोटा सा, ध्यान से सुनना।
एल जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है बच्चे हमारा एल, एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है ना बच्चे, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज आई ओमेगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर बन जाता है मेरा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर मैंने इस चीज को आई से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा मेरा आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अगर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो मैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को अगर काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं जो मैंने ऊपर डराइव किया हुआ है, क्या मैं एल स्क्वायर बाई 2i को भी काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं? अरे हाँ ना, यो क्या बन गया, हाँ बरोबर 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 भैया, हाँ शाबाश। तो भाई ये जो है ना, ये मैंने लिखा तो है बट ये एक बार ऑलरेडी बोर्ड के एमसीक्यूज में आ चुका है। एक बार एमसीक्यू में था या वन लाइनर्स में था कहीं, तो एक बार ये आ चुका है। तो ये ध्यान में रखना कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं होता, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2i। अब बिल्कुल वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे अबाउट टॉर्क। अगला सवाल हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे अभी टॉर्क के बारे में। टॉर्क को मैं लिख दूंगा टाउ से। ब्लूप्रिंट, पहले तो ब्लूप्रिंट बनाएंगे हमेशा। टाउ होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता है। एक्सेलरेशन होता है ये आर अल्फा, ठीक है। तो 3 स्टेप में इस बार काम होगा। टेल मी व्हाट आर द वेरिएबल्स। भाई वेरिएबल के नाम पे मेरे पास एम है, आर है, ए है, अल्फा है, एफ है और टॉर्क है, बरोबर। तो मैं लिखते समय ऐसा लिखूंगा, कंसिडर अ रिजिड बॉडी rotating about an axis with constant angular acceleration alpha, with constant angular acceleration alpha। भाई अल्फा के बारे में हमने बात कर ली, हो गया ये डिस्कस, अल्फा डिस्कस हो गया, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे एम की, ठीक है। लेट m1 m2 m3 dot 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 mn be masses of particles on this rigid body respectively। ठीक है, m भी हो गया। अब ऐसे लेट r1 r2 r3 dot 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 rn be perpendicular distance of particles from axis of rotation respectively। ठीक है, आर भी मेंशन हो गया। अब लेट क्या बच गया, लेट ए बच गया। लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an be their linear acceleration of these particles respectively। ठीक है, ए भी मेंशन कर दिया। अब एफ मेंशन कर लो, लेट f1 f2 f3 ऐसे ही fn तक be the force acting on these particles respectively, acting on these particles respectively। ठीक है, बस यहां तक अब अगर तुमने लिख लिया तो भाई टॉर्क निकालना बहुत आसान हो गया। अब तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट है, अब तुम्हारे पास यहाँ पे बच्चे ब्लूप्रिंट है, तुम्हें अब फटाफट से टॉर्क निकालना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले ए इक्वल टू आर अल्फा पे अटैक मारते हैं। आज सिंपल अपना प्यारा सा लाइन, वी नो ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इफ ए इज इक्वल टू आर अल्फा देन a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, a2 इक्वल टू r2 अल्फा, an is equal to rn alpha। तुम यहाँ पे लिखोगे फॉर फर्स्ट पार्टिकल वी गेट, फॉर सेकेंड पार्टिकल वी गेट, फॉर nth पार्टिकल वी गेट। ऐसा पूरा लिखना है। ये तो मैंने शॉर्टकट मार दिया, तुम नहीं मार सकते, तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। कुछ तो कट जाएगा ना।
मार्क्स के सेक्शन में कटना तो बाकी समझ जाओ। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या? सेकेंड स्टेप था एफ इक्वल टू एम ए। वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए बट ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो ये एम आर अल्फा हो गया। हाँ, अब भाई फर्स्ट पार्टिकल का सोच लो। किसका सोच लो बच्चे? फर्स्ट पार्टिकल का सोच लो। F1 आ जाएगा M1 R1 अल्फा। सेकेंड पार्टिकल का F2 आ जाएगा M2 R2 अल्फा। थर्ड पार्टिकल का ऐसा करते करते nth पार्टिकल का आ जाएगा MN RN अल्फा। दिख गया ये सबको? दिख गया ना? बस उसके बाद एक प्यारा सा स्टेटमेंट लिखना तुमको। स्टेटमेंट क्या है देखो ध्यान से। वी नो दैट torque is a moment of force। ठीक है, और आप लिखोगे टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। बस ये है मसाला। टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। अब जरा देखना ध्यान से। टाउ एफ क्या था? एफ था तुम्हारा एम आर अल्फा इंटू आर। सबका टाउ आ गया एम आर स्क्वायर अल्फा। अब आप लिखोगे फॉर फर्स्ट पार्टिकल मेरा टाउ वन इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा। टाउ टू इज इक्वल टू एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा। टाउ थ्री इज इक्वल टू एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अल्फा। लिख लेते हैं भाई, लिख लेते हैं, गलत छप गया। एम, एक सेकेंड, डॉट डॉट मार चुके हैं ना, तो एम टाउ एन पे आ जाएंगे। एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। अब मुझे चाहिए टोटल टॉर्क। क्या चाहिए बच्चे? मुझे टोटल टॉर्क चाहिए। टोटल टॉर्क कैसा निकलेगा? सबका एडिशन कर दो, अल्फा कॉमन ले लेना, सबका एडिशन कर देंगे। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। भाई क्या आया ये? फटाफट बता दो मेरे को। ये जो आंसर आया ना ब्रैकेट के अंदर, ये है क्या चीज? है ना, ये है भाई आई। आई इज व्हाट बच्चे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज आई बच्चे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो भाई ये आ गया तुम्हारा टॉर्क। क्या आ गया बच्चे? तुम्हारा टॉर्क। अब निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, 7-8 डेरिवेशन ही है चैप्टर में, ये हमारा दूसरा हो गया। फटाफट, मेरे को लग रहा है कि 1 घंटे तक तो हो ही जाना चाहिए चैप्टर हमारा। 1 घंटे में मोस्टली हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। मेरे साथ अभी 1 घंटा लेक्चर देखे ना, अब 1 घंटा लेक्चर देखने का और उसके बाद बैठ के पढ़ के खत्म कर देने का। आज के आज ही पढ़ के खत्म कर दो, ताकि बाद में स्ट्रेस ही ना लेना पड़े। एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ रहे बच्चे अभी अपन? एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से सुनना। अब ब्लूप्रिंट देखना इसका। मैं इसका पूरा लिख के नहीं दूंगा, ये मैं चाहता हूं कि तुम खुद से बनाओ। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आर जो होता है ना, वो आर पी के बराबर होता है। पी होता है लीनियर मोमेंटम, वो होता है एम वी के बराबर। पी क्या होता है बच्चे? पी होता है आपका लीनियर मोमेंटम। एल होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम में एम ओ एम ई लिखता हूं, नहीं तो पता चला मॉम लिख के आ गए पेपर में। वी होता है आर ओमेगा। कुछ बच्चे इसको मॉमी रीड करेंगे, बट ठीक है, जाने दो। तो यहाँ पे तुम लिखोगे स्टेटमेंट्स लाइक कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर। Let m1, m2, m3, m4, mn be the masses of particles moving, rotating on this body along the axis of rotation. Clear. Let r1, r2, r3, rn be the perpendicular distances of these particles from the axis of rotation respectively. Clear. Let p1, p2, p3, p4, pn be their linear momentums respectively. Let L1, L2, L3, L4, Ln be their angular momentums respectively. We know that सबसे पहला ब्लूप्रिंट में पहले फॉर्मेट पे जाओगे। फॉर वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉर फर्स्ट पार्टिकल, v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, सेकंड पार्टिकल v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, थर्ड पार्टिकल v3 इक्वल टू r3 ओमेगा, nth पार्टिकल vn इक्वल टू rn ओमेगा। भाई पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, वी नो दैट लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू m r ओमेगा। एम आर ओमेगा लिख लिया। उसके बाद तुम लिखोगे फॉर फर्स्ट पार्टिकल P1 इक्वल टू M1 R1 ओमेगा, P2 इक्वल टू M2 R2 ओमेगा, P3 इक्वल टू M3 R3 ओमेगा, Pn इक्वल टू Mn Rn ओमेगा। ठीक है, उसके बाद वी नो दैट L इक्वल टू Rp
आर इंटू एम आर ओमेगा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, उसके बाद तुम लिखोगे for first particle m1r1 square omega, for second particle L2 is equal to m2r2 square omega, third particle L3 equal to m3r3 square omega, and for all particles L is equal to L1 plus L2 plus L3 plus L4 dot Ln is equal to m1r1 square omega plus m2r2 square omega plus m3r3 square omega। कुछ इस प्रकार का आपको एक फॉर्मेशन दिख जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपको एक फॉर्मेशन दिख जाएगा और इन सब को जोड़ दो, ओमेगा बना दो, तो तुम्हें मिल जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mnrn स्क्वायर, and finally it gives me the famous formula L is equal to I omega। खत्म हो गया एंगुलर मोमेंटम। सेम पैटर्न, सेम स्टोरी, बुद्धि लगाओ, आंसर निकालो। बढ़ते अगले स्लाइड पे। अगला वाला स्लाइड क्या बोलता है? अगला वाला स्लाइड जो है ना बच्चे, दैट इज ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है बच्चे? ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भाई व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जरा समझ के लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता क्या है? ये कहता है इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन L इज कंजर्व। मतलब अगर आपके बॉडी पे कोई भी प्रकार का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा तगड़ा करते हैं। अच्छा, ये बोलता है कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होना चाहिए, बरोबर। मैं बोला ठीक है भाई, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होना चाहिए, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है R क्रॉस F, और हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे L L L L का फॉर्मूला क्या है? R क्रॉस P। मैं एक बड़ा प्यारा सा काम करने वाला हूँ, मैं इस L के इक्वेशन को डेरिवेट करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसके dl by dt करता हूं तो आई गेट r बार क्रॉस dp by dt प्लस p बार क्रॉस dr by dt। ठीक है, अब ध्यान से देखना, dl बार by dt is equal to r क्रॉस what is change in momentum with respect to time, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ये होता है का फोर्स, प्लस p बार dr by dt होगा मेरा वेलोसिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे? मेरा वेलोसिटी। अब ध्यान से देखना, अभी अगली लाइन में सब कुछ है। dl by dt is equal to टॉर्क, r क्रॉस f is clearly टॉर्क, प्लस भाई ये मोमेंटम क्रॉस v है ना, मोमेंटम क्या है? mv होगा। भाई क्रॉस प्रोडक्ट अगर सिमिलर टर्म्स, सेम टर्म्स में बीच में हो तो जीरो बनाता है, क्योंकि सेम टर्म्स के बीच का जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा मेरा टाउ प्लस 0 गिविंग मी अ टॉर्क। अब dl बाई dt का वैल्यू आ गया टॉर्क। अब सोचो, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, देन dl बाई dt इज जीरो। अब मेरे को बता दो, तुम बता दो कि किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है? इतना तो सबको याद होता है, किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है? भाई वही चीज का जो कांस्टेंट होती है। समझ आ गया? जो चीज कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव जीरो। खत्म भाई, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डन। अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगला सेक्शन क्या है? हम करेंगे अभी रोलिंग मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स। तीन ही टॉपिक से फटाफट से हो जाएंगे रोलिंग मोशन, उसके बाद अपन जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरे को लग रहा था 1 घंटा जाएगा, अब मेरे को लग रहा है 1 घंटा भी नहीं जाएगा, उससे कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, रोलिंग मोशन देखो, 1-1 घंटा अगर लगा देते हो लेक्चर देखने में, ठीक है, नोट्स भी देख। अच्छा हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना भाई व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, और साथ साथ आपको इस यूट्यूब का भी, इस चैनल का भी लिंक है। मैं इसमें इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डाल दूंगा, तो जाना डिस्क्रिप्शन में और वो सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लेना, क्योंकि हर चीज़ का अपडेट जो है वो मोस्टली मैं इंस्टाग्राम पे देते जाऊंगा। तो यू नीड टू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एज वेल।
ठीक है, वन थिंग। एंड ऑल्सो माई व्हाट्सएप कम्युनिटी, बिकॉज मैंने देखा है बच्चे ना टेलीग्राम में जाते हैं, 50 तीसरे टीचर्स के लेक्चर्स देख के ना भटक जाते हैं। ठीक है, वो अवॉइड करेंगे अपन अपन विल स्टिक टू व्हाट इज ऑन व्हाट्सएप। एंड हाँ, अगर तुम भाई व्हाट्सएप पे जाके किसी से बतिया रहे हो, दिल की बातें छेड़ रहे हो, नए तार जोड़ रहे हो, तो भाई तुम्हारा तुमको भरोसे, उसमें भाई अपन कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, और साथ साथ भाई तुम इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर देना, बिकॉज अ लॉट ऑफ माई अपडेट्स आर गोइंग टू बी लाइव ऑन इंस्टाग्राम ओनली। मैं इंस्टाग्राम पे चीज अपडेट करता अपडेट करता हूँ, और उसके बाद यूट्यूब पे आता है हर चीज। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट है, रोल कर रहा है। ऐसा इमेजिन करो, ऐसा प्लेन है, प्लेन में छोड़ दिया तो एक गुलाटी मारते मारते, बस तुम ही देख लो, तुमने यहाँ पे एक बॉल लिया और बॉल को छोड़ दिया, तो बॉल ऐसा गोल 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 घूमते आएगा ना, दैट इज रोलिंग मोशन। दैट इज सिंपल रोलिंग मोशन। भाई तुम्हारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है भाई हमारे पास, यस। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे पॉइंट ए पे रखा है, वो भाई रोल करते 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 पॉइंट बी पे आएगी। कहाँ पे आएगी बच्चे, पॉइंट बी पे। ये है रोलिंग मोशन हमारा। क्या है बच्चा हमारा, रोलिंग मोशन। पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। व्हाट इज इट बच्चे, इट इज सिंपल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। अब एक रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चलेगी, देखना ध्यान से। रोलिंग मोशन इज अ सिंपल कॉम्बो ऑफ बोथ लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। ये दोनों मोशंस का एक बहुत प्यारा सा स्वीट सा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये दोनों ही मोशन का एक स्वीट सा कॉम्बिनेशन है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी मैं उन्हें लीनियर मोशन का भी ले सकता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी मैं रोटेशनल मोशन का भी ले सकता हूँ। What is kinetic energy of linear motion? Half mv square. What is kinetic energy of rotational motion? Half I omega square. ये आया बच्चे हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल। ठीक है, अब जरा सोचो, हमने पढ़ रखा है कि हाफ ठीक है, एम ठीक है, मैं यहाँ पे इस फिलहाल के लिए वी स्क्वायर भी रखता हूँ, हाफ आई की जगह में लिख रहा हूँ एम के स्क्वायर। समझ आया, मैंने I की जगह सिर्फ एम के स्क्वायर लिखा, where k is radius of gyration, I is moment of inertia and m is the mass of body. Also मैं जानता हूं कि भाई v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, सो उसके अनुसार ओमेगा हो जाएगा मेरा v बाई आर। ठीक है, अब देखना ध्यान से अगले स्टेप में, हाफ m कॉमन ले लिया मैंने, बच क्या गया मेरे पास, v स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज v बाई आर, तो ओमेगा का स्क्वायर विल बी v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर मैंने सारे कॉमन टर्म्स को ले लिया साइड में, तो मुझे मिल जाएगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर साइड में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, दिस हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये 3 मार्क को आता है ये डेरिवेशन, वन थिंग। सेकेंडली बहुत बार आ चुका है ये डेरिवेशन, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, ये सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था आई गेस 2020 में, उसके बाद भी ये आ चुका है 2-3 बार। ठीक है, नया टॉपिक था बट फिर भी तगड़ा पूछा इस टॉपिक को, तो ये ध्यान में रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। अब सवाल पूछते हो लोग, काइनेटिक एनर्जी बता दिए, आप बता दो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, सवाल है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बताओ रोलिंग मोशन, रोलिंग बॉडी का। मैंने बोला भाई फटाफट से बता देंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं भाई करो। ठीक है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी निकालते चलो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी। बहुत आसान है, और इनफैक्ट मैं बोलूंगा जब भी ऐसा केस हो ना, कोई भी बॉडी किसी भी हाइट डिफरेंस हो, एक इंक्लाइंड प्लेन पे हो, जब भी कोई बॉडी पॉइंट ए पे हो और पॉइंट बी पे हो, तो किसी, अब तुम सोचना जरा, जब वो पॉइंट ए पे है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, जब वो पॉइंट बी पे है तो वो रेस्ट पे है। अब मैं बोलूंगा कि जब वो पॉइंट ए पे था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, और जब वो पॉइंट बी पे है तब उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। व्हाट इज माय पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए? पॉइंट ए पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh।
काइनेटिक एनर्जी विल बी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि बी पे, पॉइंट बी पे जो नीचे है, नीचे वाले पोजीशन पे बॉडी ऐसा गुलाटी खा के आई है, यानी रोल होके आई है। जब बॉडी रोल होके आती है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी लगता है बच्चे, वो रोलिंग मोशन वाला लगता है। ध्यान में रखना ये चीज। वो किसका लगेगा मुन्ना, बोलो रे, रोलिंग मोशन वाला। एमने एम का काट दिया, कट गया, बोला था ना कट जाएगा। टू उधर भेज दो, मिल गया 2GH। यहाँ पे है तुम्हारा v², 1+k²/r²। v² is equal to 2gh/1+k² ठीक है। अब भाई मैं v निकालेगा, क्या निकालेगा, v आ जाएगा √2gh/1+k²/r²। भाई गलत हो गया ना, हाँ यहाँ पे गलत हो गया, ये ऐसा, ये सही था, हाँ बरोबर, v आ गया तुम्हारा। अब दूसरा सवाल, एक्सेलरेशन चाहिए भाई को, क्या चाहिए भाई को, एक्सेलरेशन। लिख लेते भाई, ये h है मेरा, है ना, इसे अपन ले लेते हैं l, और इसको लिख लेते हैं r, है ना। अगर किसी ने गलती से कभी पूछ लिया साइन थीटा, तो क्या आप h/l लिख सकते हो। कभी किसी ने पूछ लिया कॉस थीटा, तो क्या r/l लिख पाओगे। और क्या कभी किसी ने tan थीटा पूछ लिया, तो आप h/r भी लिख पाओगे क्या, क्या लिख पाओगे, ठीक है। अब लिख पाओगे तो लिख लेते भाई। एक्सेलरेशन में हमको पता है v² = u² + 2as, बरोबर बात। अब a चाहिए, क्या चाहिए मुझे बच्चे, a। पॉइंट a से आने वाली उसकी वेलोसिटी थी 0, देयरफॉर v² = 2as। भाई v² क्या है, ये है मेरा v², है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। v² = 2gh/1+k²/r² = 2as। s क्या था, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, l हुआ है डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चे, पार्टिकल जो है बच्चा वो पॉइंट a से पॉइंट b तक गया है, तो दिस l इज द डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब मुझे, मेरा गोल क्या है, a निकालना, तो काट दो, l को नीचे भेज दो, तो आपका a आ जाएगा gh/1+k²/r² इंटू l। ये h/l को ना हमने अभी साइन थीटा प्रूव किया है पिछले वाले बोर्ड पे। दिस हियर इज योर आंसर, खत्म आपका रोलिंग मोशन, दैट इज इट, समाप्त, दैट इज योर रोलिंग मोशन। अब हम बढ़ते हैं कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अच्छा सबके सब, सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करेंगे, इसको यूज करना सीखेंगे, पहले से डराइव कर लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी। लास्ट के दो डेरिवेशंस बच गए, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये स्क्रीन पे निपट जाएगा, कुछ बड़ा बड़ा नहीं, बस छोटा छोटा सा, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जाने दो, तुम्हें छोटी चीजों की वैसे भी आदत हो जाएगी जल्दी, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तुम्हारे पास फिर से एक बॉडी है, ठीक है, तुम्हारे पास एक एक्सिस है, मान लीजिए जो पॉइंट सी से पास हो रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है पॉइंट सी, एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कि भाई इस एक्सिस से रोटेट करवाओ तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। अब एग्जामिनर को चुल मची, उसने बोला नहीं मेरे को तो जानना है कि भाई पॉइंट ओ से अगर मैं रोटेट करवाऊं तो क्या, कैसे, क्या आएगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब देखो ये मेरा फोन है, ठीक है, अगर मैंने यहां से रोटेट करवाऊं ना, जैसे सिंपल है, ऐसा रोटेट करवा तो रोटेट हो रहा है, ये मेरे नॉर्मल सी वाला केस है, पर एग्जामिनर बोलता है नहीं सी से नहीं, ऐसा पकड़ो और ऐसा रोटेट करो, तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मुझे ये अलग वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है, यहाँ वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई, ड्रॉ कर लो उसका भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन,
हिल गया भैया थोड़ा सा जगह से, थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे भाई, शिफ्ट करने के तो छोटा हो गया। तुम्हारी उम्मीदों की तरह, जैसा उसने तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ठीक है। अब मेरे को ना ये फालतू बात करना बंद करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, वरना लोग भाग जाएंगे। तुम पढ़ोगे नहीं लेक्चर्स फिर तो, है ना। भाई देखो, इसको मैंने लिख लिया पॉइंट ओ, ये लिख लिया मैंने पॉइंट सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पॉइंट सी को ए ओ से कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं इस डिस्टेंस को लिख रहा हूँ एच। ये ध्यान में रखो, एच क्या है, एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है। अब आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपने क्या करना है, एक रैंडम सा पॉइंट लेना है पी। मैं ना थोड़ा सा इसको, हाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, बेटर होगा। यस, इसको यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, और एक छोटा सा मास कंसिडर करा, क्योंकि पूरे के लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमने सिर्फ एक डीएम कंसिडर कर लिया। मैंने सी को लिया और उसको पी से कनेक्ट कर दिया। सी को लिया बच्चे और मैंने उसको पी से कनेक्ट कर दिया एक लाइन की मदद से। क्या बात है, मुझे लाइन मारने नहीं आ रहा आज, देखो मार लिया। मैंने ओ को लिया, इसको पी से कनेक्ट कर दिया। फिर मैं पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और ओ से उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, सो दैट इट रीचेस अ पॉइंट, लेट्स कॉल इट एज ए। ये ओ ए के डिस्टेंस को ना ऐसे नाम के लिए हम लोग एक्स लिख लेते हैं। ठीक है। सी से पी तक के डिस्टेंस को मैं लिख लेता हूँ आर, और ओ से पी तक के डिस्टेंस को मैं लिख लेता हूँ लेट्स से आर नॉट। ठीक है। अब मैंने आज तक फिजिक्स में जितना देखा उस बेसिस पर बता रहा हूँ। आपको कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाए ना, सीधा सोचना नहीं, परपेंडिकुलर पाइथागोरस लगा देना। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक ट्राइंगल है ओ ए पी, जिसमें जैसे ही मैं ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर करूँ, मुझे मिल जाएगा ओ पी स्क्वायर। ओ ए इज एक्स, ए पी इज लेट्स कॉल इट एज वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड ओ पी इज आर नॉट स्क्वायर। खत्म, इतना रख के छोड़ दो। अब बड़े वाले ट्राइंगल पे जाओ, सी ए पी, ध्यान से देखना बच्चे, सी ए पी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है आपका सी ए पी, ट्राइंगल सी ए पी। ट्राइंगल सी ए पी में अगर मैं देखूं तो कैन आई से दैट ए सी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। यस, ए सी क्या है, ए सी इज सी ओ प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। सी ओ प्लस ओ ए, एच प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए पी इज वाई एंड सी पी इज आर। लेट जस्ट ओपन दी ब्रैकेट्स, एच प्लस एक्स द होल स्क्वायर को खोल दो, एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर तुम ढंग से देख पाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है बच्चे, वो मेरा आर नॉट स्क्वायर बन सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने वो देखा, मैंने लिख लिया भाई। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी फैंसी। ये बोलते हैं इंटीग्रेट एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू मास। मैंने बोला ठीक है भाई, डीएम लो, एच स्क्वायर कर लो प्लस टू एच एक्स डी एम प्लस आर नॉट स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर इंटू डी एम। देखो भाई, आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू पी। तो जब मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर करूंगा तो आई विल बी बेसिकली कॉलिंग आउट आई सी। किसको बता रहा हूं मैं बच्चे, ये मैं बताऊंगा आई सी के लिए। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ आई सी। ठीक है। आगे यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे आर नॉट वाला, आर नॉट जो डिस्टेंस है वो ये है। तो जब मैं इसके डिस्टेंस का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करूंगा तो मैं कॉल आउट कर रहा हूँ इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नाम दे देते हैं आर आई नॉट। क्या नाम दे देते हैं बच्चे, आई नॉट। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया भाई आई नॉट। ठीक है, इतना तो हमारा सेट हो गया। प्लस ये लिख लो जीरो, क्यों जीरो मैं बताऊंगा, डी एम एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एस एम, देयर फोर यहाँ पे मेरा कुछ तो झोल हो गया क्या,
आर स्क्वायर नहीं खुद जोड़ नहीं हुआ है मैंने, बस टर्म्स चेंज कर दिए, इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आई सी क्या है? आई सी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस, जिसकी वैल्यू आपको पता है, ऑफ एन एक्सिस जिसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। एम एच स्क्वायर में एच, एच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। और आई सी क्या है? आई सी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अननोन, इट्स द अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस। मतलब जो एक्सिस का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बेसिक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कहाँ यूज करेंगे? जब कभी हमारे पास दो एक्सिस पैरेलल में होंगे। कैसे यूज करना बता दूंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। अब द लास्ट डेरिवेशन ऑफ द चैप्टर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल बोल रहा हूं फिर से भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। व्हाट इज इट बच्चे? इट इज योर सिंपल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ध्यान से देखना सबके सब, एकदम ध्यान से। फिर से वही एक फ्लैट सा एक सरफेस, इस फ्लैट सरफेस पे मैं इस दफे एक एक्स वाई जेड एक्सिस बना रहा हूं। ये मेरा एक्स है, ये मान लीजिए हमारा वाई है, और ये मान लीजिए हमारा जेड है, ठीक है। अगर मैंने एक पॉइंट लिया P, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे जो ये बनेगा, ये डिस्टेंस बनेगा, दैट इज एक्स। वाई एक्सिस पे जो ये डिस्टेंस बनेगा, दैट इज लेट्स से वाई। और एक्स एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस बनेगा बच्चे, दैट इज लेट्स से आर। बच्चे अगर ये y है तो तुम्हें नहीं लगता कि ये भी y हो सकता है, और उसके हिसाब से ये भी x हो सकता है। और अगर मैंने ढंग से देखा तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे इस ट्रायंगल में, आप इस ट्रायंगल में अगर थोड़ा गौर फरमा के देखेंगे, ये वाले ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। और अगर वहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। भाई इंटीग्रेट कर दो एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू डीएम, कर दो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डीएम, ठीक है। अब ये बन गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई एक्स डिस्टेंस आप चलते हो वाई एक्सिस के लिए, बरोबर? अरे हाँ या नहीं? आप एक्स डिस्टेंस चलते हो बच्चे वाई एक्सिस के लिए। जब आप एक्स डिस्टेंस चलते हो वाई एक्सिस के लिए, तब आप समझ जाओ कि आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो वो वाई का निकाल रहे हो। किस एक्सिस के अक्रॉस निकाल रहे हो? वाई। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वाई के अक्रॉस। आप यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखते हो, बरोबर? जब आप वाई स्क्वायर लिखते हो बच्चे, तो समझ जाओ कि आप जा रहे हो अक्रॉस दिस लेंथ, और ये लेंथ कौन से एक्सिस के अक्रॉस है? एक्स के अक्रॉस है। तो ये आ गया मेरा आई एक्स। जब आप आर लिखते हो तो आप जाते हो इस लेंथ के अक्रॉस, और जब आप उस लेंथ के अक्रॉस जाते हो तो आप घूमते हो अक्रॉस जेड एक्सिस। तो ये आ जाएगा मेरा आई जेड। हो गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समाप्त। So that was the entire theory of this chapter, but खत्म नहीं हुआ। अब आपको रॉड, डिस्क, रिंग, सिलेंडर और स्फीयर के लिए पैरेलल और परपेंडिकुलर को यूज करना सीखना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इट इज अ टास्क बट इट इज रियली 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 क्रूशियल, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला हम स्टार्ट करेंगे एक रॉड के लिए। इसके लिए स्टार्ट करेंगे बच्चे एक रॉड के लिए। भाई ध्यान से देखना, तुम्हारे पास एक ऐसी रॉड है, मैं थोड़ा सा तगड़ा सा रॉड बना रहा हूँ, खाते पीते घर का रॉड है, मतलब बहुत मारा है लोगों को इससे। ठीक है, आई सपोर्ट वायलेंस, नो नो आई डोंट, आई जस्ट सेड इट फॉर जस्ट स्टूपिडिटी। ठीक है भाई, तुम इसको यहाँ घुमा रहे हो, सेंट्रल पे, सेंटर ऑफ मास से घुमा रहे हो, ठीक है। अब लेंथ के बाद लेंथ वाइज सोचते हैं। अगर मैंने बोला कि इसका लेंथ L/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका लेंथ L/2 है, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले को मैं हम लिखते हैं ml² by 12,
ठीक है। बट एग्जामिनर अगर आपको बोलता है कि आपका ना यहाँ पे एक बताओ, ये आपका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, और आपने आई नॉट लिख दिया अननोन को, ठीक है, तो आपका देख सकते हो ना कि भाई दोनों ये पिंक एक्सिस और ये जो येलो एक्सिस है दोनों पैरेलल एक दूसरे से, और जब पैरेलल होता है तो कौन सा थ्योरम लगता, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगता, जो क्या बोलता कि आपका अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू आपका नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इनटू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब आई नॉट को रख देंगे अपन, आई सी निकालेंगे, आई सी क्या है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m, h क्या है, h है दोनों के बीच का अंतर का स्क्वायर, सो दिस गिव्स मी ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब एलसीएम कर लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा मेरा 4 ml स्क्वायर और यहाँ से आ गया मेरा ml स्क्वायर बाई 3, तो इस आई नॉट की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली दैट इज ml स्क्वायर बाई 3। अब एग्जामिनर कभी कभी और जोश में आता है, बोलते नहीं मुझे ना पिंकी से पिंकी जाने दो, अब थोड़ा ऑरेंज लेते हैं, चलो मुझे ना यहाँ चाहिए मेरा यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच में चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहाँ चाहिए बच्चों से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बीच में, ये वाला, उसको चाहिए I1 पे मान लेते हैं, जो किस दोनों से L/4 डिस्टेंस पे है, मैं सेंटर वाले से ले रहा हूँ फिर से। अब I1 अननोन इज इक्वल टू नोन प्लस mh स्क्वायर, नोन का क्या है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू ये यहाँ पे जो h आएगा दैट इज L/4, क्योंकि h क्या होता है आपका नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन अननोन एक्सिस के बीच का अंतर, इनका अंतर कितना है L/4 है, तो उस हिसाब से आप लिखोगे, ठीक है। सो दिस गिव्स मी ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 16 और टोटल ओवरऑल ऑफ 7 ml स्क्वायर बाई 48। ये 2013 के बोर्ड के पेपर का पहला एमसीक्यू था, ठीक है, ये मेरे को याद है, मैं जस्ट ठीक है, कहानियां बाद में सुनाऊंगा किसी दिन, बट या दिस इज अबाउट द रॉड, आपको रॉड में कहीं पे भी दे दो आपके आने चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अगला करते रिंग के बारे में, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, रिंग का, ठीक है। रिंग की कहानी, अब एक रिंग है, इसका मास है m और इसका रेडियस है r और उसका सेंट्रल एक्सिस जो है वो ये है। आपको हर एक के केस में ना एक सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना पड़ेगा, डेरिवेशंस हुआ करते थे किसी जमाने में सिलेबस में, अब नहीं है तो अब करने की जरूरत भी नहीं है। आई सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, अब एग्जामिनर में चुल, एग्जामिनर बोलता है मेरे को ना यहाँ चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो ये जो पिंक वाला लाइन मैंने बनाया उसके लिए क्या है कहानी, देखो ध्यान से, मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखता हूँ I1, क्या लिखता हूँ बच्चे, में से I1 लिखता हूँ, इसलिए 1 1 कोरिलेट करना ध्यान से। अबाउट एन एक्सिस tangential and perpendicular to the plane of ring, ठीक है। अब ध्यान से देखना I1 और IC एक दूसरे के पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम अननोन इज इक्वल टू नोन प्लस m h स्क्वायर, नोन है mr स्क्वायर प्लस m, दोनों ही एक्सिस के बीच का जो अंतर है वो हम क्लियरली देख के बता सकते हैं कितना है, रेडियस के बराबर है, तो मैं क्या यहाँ पे डायरेक्टली r स्क्वायर लिख सकता हूँ h के, तो ये आ गया मेरा 2mr स्क्वायर, खत्म स्टोरी, दैट इज इट। दूसरा दूसरा बोलता है अबाउट डायामीटर, अबाउट डायामीटर, ध्यान से देखना डायामीटर की कहानी, डायामीटर मतलब ये हुआ आपका, बरोबर बरोबर ना, ये आपका डायमीटर हो गया, यहाँ पे डायमीटर का कलर चेंज करते हैं क्योंकि डायमीटर में सब एक जैसा ही दिखेगा, फिर सब सफेद सफेद दिखेगा, समझ में नहीं आएगा, ये भी आपका डायमीटर, ये भी आपका डायमीटर, बरोबर। अब अगर मैं ढंग से सोचूं तो क्या ये मेरा एक्स एक्सिस नहीं लग रहा, हाँ, और क्या ये एक्सिस मेरा किसी भी प्रकार से वाई नहीं लग रहा,
क्या ये दोनों मेरे डायमीटर्स ही है? यस, ये दोनों ही मेरे डायमीटर्स है। ठीक है, तो अगर मैं उस हिसाब से सोचूं तो मैं कह सकता हूं दैट आई सी इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। टेक्निकली आई एक्स भी मेरा डायमीटर है और आई वाई भी मेरा डायमीटर है। आई सी की वैल्यू मैं जानता हूँ एम आर स्क्वायर है विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई डी एंड देयरफॉर आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। डायमीटर वाला मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि बच्चों को रट लो, काम आता है ये चीज। एंड फाइनली एक लास्ट वाला कैसा होगा पता है? पैरेलल टू द डायमीटर, ये येलो वाला। मैं इसके लिए I2 लिखता हूँ, I2 नहीं I3 लिखता हूँ ताकि आप थर्ड वाले के साथ इसे कोरिलेट कर पाए। I3 बोलता है अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर। ठीक है, अब सिंपल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। डायमीटर से पैरेलल, तो अननोन इज इक्वल टू डायमीटर आपका नोन है प्लस एम एच स्क्वायर। आईडी की वैल्यू क्या है? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायमीटर एंड द एक्सिस? तुम देख के बता सकते हो भाई कितना अंतर है, आर है ना। जैसे मैं इसे सॉल्व कर लूं, ये आ जाएगा मेरा 3/2 एम आर स्क्वायर, खत्म भाई। दैट वाज फॉर द रिंग। अब बात करेंगे डिस्क की। तो मैं सोच रहा था 1 घंटे में हो जाएगा, बट एग्जैक्ट 1 घंटे में नहीं होगा, शायद 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है, देखो डिस्क की कहानी। अगेन ये डिस्क है तुम्हारा, डिस्क मतलब एक फ्लैट प्लेट, सीडी, कुछ भी ले सकते हो। ये तुम्हारा सेंट्रल एक्सिस, ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद करना पड़ेगा आपको, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, अब यहां से यहां तक आपका रेडियस है। ये मैं फटाफट करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर किसने ये वाला पूछ लिया एक्सिस का, तो मैं बोलूंगा इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 लिखो। क्लियरली हम लगाएंगे I1 इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, क्योंकि I1 IC आप देख सकते हो पैरेलल है। ठीक है, I1 is equal to IC mr square by 2 plus m into what is the distance between the two axes? R है ना। तो क्या बन गया? ये सिंपल बन गया मेरा 3/2 एम आर स्क्वायर, खत्म। फिर दूसरा किसने बोला डायमीटर लगा दो? सेम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अभी पढ़े ना अपन। आई डी इज इक्वल टू शो वही आई सी इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी 2ID। देयरफॉर तुम्हारा ID विल बी इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई 2। IC है एम आर स्क्वायर बाई 2, उसका 2 से डिविजन करेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड वाले की तरफ। ये है आपका थर्ड वाला जो आपके डायमीटर से पैरेलल है। तो आपका जो I3 है, ये I3 है, दैट इज इक्वल टू ID प्लस एम एच स्क्वायर। ID क्या है? डायमीटर वाला एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम। एच क्या है? आर के बरोबर, मेकिंग इट 5/4 एम आर स्क्वायर। भाई देख लो, हो गया तुम्हारा डिस्क तैयार, हो गया डिस्क सॉर्टेड। अब चलेंगे एक स्फीयर और सिलेंडर के बारे में। फटाफट हो जाएगा अपना 2 मिनट में, और 2 ही मिनट और, ज्यादा टाइम नहीं वेट करवाऊंगा। स्फीयर क्या है? हमारे स्फीयर की कहानी है ना भाई। स्फीयर का केस देखो, ये स्फीयर, इसका जो सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो याद रखना है आपको, 2/5 एम आर स्क्वायर। इस पे एक ही टाइप का सवाल आ सकता है, एंड वो क्या है? बता दो टैंजेंशियल वाले का क्या है, बस, और कोई आ नहीं सकता इसमें। एवरी एक्सिस इज टैंजेंशियल ओनली हियर। ठीक है, मतलब फिलहाल के लिए स्टेट सिलेबस के हिसाब से तो हम इतना ही बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया I1 ढूंढना है, इट इज IC प्लस एम एच स्क्वायर। IC है तुम्हारा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम। डिस्टेंस बिटवीन द टू येलो एंड द पिंक एक्सिस क्लियर है भाई, आर है यार, आर। तो आर जैसे डाल दिया, मेरा आंसर आ गया 7/5 एम आर स्क्वायर, खत्म। कुछ तो ड्राइंग बन गई थी मेरे से। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक, कसम से पूरा चैप्टर होने को है हमारा
1 घंटा तो 10-12 1 मिनट पार हो जाएगा 1 घंटे के, ठीक है। सिलेंडर मारते भाई, आ जाओ। ये सिलेंडर, ये सिलेंडर आ गया भाई सिलेंडर। दोनों वाकड़े बन गए ना, एक भी सीधा नहीं बना है भाई। सीधा करते हैं इसको। ठीक है चलो, मतलब चला लो यार। गंदी है ड्राइंग मेरी, वो तो भला हो इस टैबलेट का। वरना पता नहीं क्या बनता। अब ये देखो, ये एक है जो आपको रटना है। आई, सबसे पहला अगर ढंग से देखो तो सिलेंडर इज अ थिक रॉड, इफ यू अज्यूम, इफ यू कैन इमेजिन, राइट। सो इट इज अ थिक रॉड, तो क्या मैं इसका ml²/12 लिख सकता हूँ, है ना। अब अगर ढंग से देखो तो सिलेंडर, डोंट यू थिंक इट इज अ स्टैक ऑफ डिस्क, बहुत सारे डिस्क एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक रख दिए गए। और अगर मैं सोचूं तो मैं उनका डायमीटर वाला मांग रहा हूं यार, और डायमीटर वाला हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, mr²/4, खत्म। दैट इज इट। इनफैक्ट इस क्वेश्चन के बाद आपका रोटेशनल डायनेमिक्स पूरा ही खत्म होता है, रोटेशनल मोशन भी समाप्त। अब ध्यान से सुनना, कल के लेक्चर में आने वाला है न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स भाई मजाक नहीं करता हूं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का एक भी सम छोड़ना नहीं, क्योंकि एक तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का वेटेज अगर आप विथ ऑप्शंस देखोगे तो 7 मार्क वेटेज है, मतलब एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। देखो ऐसा हो सकता है 4 2 मार्क का 2 सवाल और एक 3 मार्क का न्यूमेरिकल, 3 मार्क का एक न्यूमेरिकल, 3 मार्क का एक थ्योरी, 2 मार्क का थ्योरी और 2 मार्क का न्यूमेरिकल, ऐसा भी आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 मार्क का एक थ्योरी और 3 मार्क का एक सम, ऐसा भी आ सकता है। तो दिस कैन, दे कैन मूव दिस 7 मार्क्स एनी हाउ एनीवेयर एनी वे दे वांट इट, ठीक है। व्हाट इज माय सजेशन टू यू इज न्यूमेरिकल्स इसके अच्छे से कर लो। न्यूमेरिकल्स के बारे में ना कल शुरू में हम एक थोड़ा सा बात करेंगे, वो चीज ध्यान से सुनना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ गए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है कल, तो कल बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, सब पूरा लेक्चर अटेंड करना एंड तक। विद दैट सेड, हाँ अभी तक अगर तुमने ना सब्सक्राइब नहीं है ना, कर लो, नया नया चैनल है, ग्रो होने दो भाई को, ठीक है। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।